दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। पहली वाली क्लास में हमने सीखा था फंडामेंटल एनालिसिस, जो हमें स्टॉक के बैकग्राउंड के बारे में बताती है। और आज हम सीखने जा रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो हमें स्टॉक के मूवमेंट के बारे में बताती है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊं उस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे और आप स्टॉक मार्केट से लगातार ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे पहले जो सीखने जा रहे हैं वो है ट्रेंड। अब देखिए, ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड का मतलब है चलन। स्टॉक का चलन कैसा है, वो मूव कैसे करता है, वो चीज़ कहलाती है ट्रेंड। अब देखिए, ट्रेंड में तीन चीज़ें होती हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है साइडवेज और तीसरा होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। साइडवेज ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो अभी सबसे पहले सीखेंगे वो है अप ट्रेंड। देखिए, अप ट्रेंड का आपके सामने चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट में देखिए कि स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा नीचे गिरता है, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ गया। तो जिस पॉइंट पे गिर रहा है मैंने वो दो पॉइंट को मिला दिया और यहाँ पे बना दिया उसका अप ट्रेंड। यानी आप ये देखिए कि स्टॉक ऊपर की तरफ ज़्यादा जा रहा है और नीचे की तरफ कम आ रहा है। तो जब भी आप किसी स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, उसको बाय करना चाहते हैं, उस समय स्टॉक के ट्रेंड को ज़रूर देखिए और कोशिश यही करिए कि स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तभी उसको लीजिए। तभी आप जिस वैल्यू पे स्टॉक को लिए रहेंगे उसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी। यानी आपके शेयर का प्राइस तभी बढ़ेगा जब स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा या अप ट्रेंड में जाने वाला है। ठीक है। अब ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, ये लगा है साइडवेज ट्रेंड का। साइडवेज ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में फंसा हुआ है। अब ये जो आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, इसमें आप देखिए ऊपर की जो लाइन है वो कहलाती है रेजिस्टेंस और नीचे की जो लाइन है वो कहलाती है सपोर्ट। तो साइडवेज ट्रेंड में होता क्या है कि मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है, जिसको हम बोलते हैं कि क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही वो स्टॉक मूव करता रहता है। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है कि ये या कोई स्टॉक अप ट्रेंड में क्यों है या फिर साइडवेज में क्यों है। यहाँ पे आपको साइडवेज समझना है तो आप देखिए, स्टॉक जो है ये सपोर्ट से ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ कहाँ गया? रेजिस्टेंस की तरफ। और रेजिस्टेंस की तरफ जैसे ही गया वैसे ही इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही इसमें सेलिंग स्टार्ट हो गई ये फिर से सपोर्ट की तरफ चला आया। अब सपोर्ट पे जैसे आया फिर से इसमें बाइंग हो गई और जैसे ही रेजिस्टेंस की तरफ गया फिर से इसमें सेलिंग हो गई। तो जब किसी स्टॉक में इस तरीके की मूवमेंट होती रहती है तो आप ये कह सकते हैं कि स्टॉक जो है एक रेंज में फंसा हुआ है, यानी साइडवेज है। ये होता कैसे है ये देखिए, जैसे जब स्टॉक में कोई अच्छी न्यूज़ ना हो या फिर कुछ ऐसा हो कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाता तो है लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे चला आता है। यानी जो बायर्स हैं उनको ये विश्वास है या कुछ ऐसा डाउट है कि स्टॉक यहाँ से अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, तभी वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। तो सेल कर देते हैं तो वो अपना पैसा खाली करके साइड हो जाते हैं और मार्केट इसी साइड होने के कारण साइडवेज हो जाता है। तो जब आप स्टॉक या किसी निफ्टी में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको ये साइडवेज ट्रेंड देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्टॉक साइडवेज ट्रेंड में है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा।
तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है। अगर ऊपर की तरफ ये जा रहा है तो आप लोग इसको तभी लीजिए जब ये रेजिस्टेंस को निकाल दे, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर बार बार सपोर्ट की तरफ आएगा तो ये तय है कि वो सपोर्ट को तोड़ देगा। उसके पीछे एक लॉजिक होता है कि जब सपोर्ट पे स्टॉक आता है बार बार, तो जो बायर्स होते हैं उनके मन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि अब ये पता नहीं ऊपर जाए कि ना जाए। तो इस केस में सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और सपोर्ट टूट जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। ठीक। अब ये जो तीसरा ट्रेंड आपके सामने दिख रहा है, इसका नाम है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इसमें आप देखिए कि कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, लेकिन बीच में वो थोड़ा सा ऊपर जाने की एक बार कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे सेलर बैठे हैं और जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है, सेलर उसको फिर से बेच देते हैं कि चलो ऊपर गया है, कुछ प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है, फिर से सेलर इसको बेचना चालू कर देते हैं और फिर से ये नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कोई स्टॉक गिर रहा है ज़्यादा और ऊपर की तरफ बहुत कम जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 2 पॉइंट को मिला के लोअर लो बनाया हुआ है और आप 2 से ज़्यादा पॉइंट को भी मिला के लोअर लो बना सकते हैं। ठीक इसी तरीके से मैंने ऊपर देखिए लोअर हाई बना हुआ है। लोअर हाई जो होता है वो आपको उन 2 पॉइंट को मिलाना होता है जहाँ पे स्टॉक डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे ये देखिए 1 बार 2 बार ये ऊपर जाने की कोशिश किया, तो ये बन गया क्या, लोअर हाई। और नीचे का जो 2 पॉइंट है जहाँ पे स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है और बार बार गिर रहा है, ये पॉइंट को जब मैंने मिला दिया तो ये बन गया लोअर लो। तो डाउन ट्रेंड का स्टॉक में भी आपको एंट्री नहीं लेनी चाहिए, यानी बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड जब तक ख़त्म नहीं होगा, आप अगर मान लीजिए लोअर हाई पे ले लेते हैं, सोचते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से अब ऊपर जाएगा और फिर से ये डाउन ट्रेंड की तरफ फॉल होने लगेगा, गिरने लगेगा, तो आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा स्टॉक के अप ट्रेंड में आने के लिए, या जिस वैल्यू पे आपने लिया है उस वैल्यू तक भी स्टॉक को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न। जब भी आप किसी स्टॉक के चार्ट को खोलते हैं तो वहाँ पे आपको छोटी छोटी कैंडल दिखती है जो रेड कलर की होती है या फिर ग्रीन कलर की होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैंडल होती क्या है। देखिए, जब किसी स्टॉक में बाइंग या सेलिंग होती है तो उस समय कितनी बाइंग हुई कितनी सेलिंग हुई अगर नंबर में लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, वो समझने में क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा कि 10 लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, फिर 9.5 लिखा, 15 लिखा। तो इसलिए स्टॉक में कितनी बाइंग कितनी सेलिंग हो रही है उसको दिखाने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे ग्राफ जो होता है वो छोटी छोटी कैंडल्स के रूप में होता है। तो कैंडल्स में आपको सिर्फ 2 चीज़ देखना होता है, बायर है या फिर सेलर है। बायर अगर है तो कैंडल बनेगी ग्रीन कलर की, सेलर अगर है तो कैंडल बनेगी रेड कलर की। इसीलिए मैंने यहाँ पे बायर को ग्रीन दिखाया है और सेलर को रेड कलर दिखाया है। तो बायर और सेलर ही कैंडल स्टिक चार्ट बनाने में मेन रोल प्ले करते हैं। तो इससे आगे हम सीखेंगे कि कैंडल्स कैसी होती हैं जो हमको ये बताती हैं कि स्टॉक में अब हमको एंट्री करना चाहिए या बाहर निकल लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बायर्स की कैंडल यानी बुलिश कैंडल। अब ये जो कैंडल आपके सामने दिख रही है, इस कैंडल का नाम है मारुबुजु कैंडल। मारुबुजु कैंडल जो होती है वो लंबी सी होती है, जो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रही है।
मारुबुजु कैंडल, बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल दोनों होती है। यहाँ पे जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये है बुलिश कैंडल। अब इसमें आप देखिए कि मैंने लिखा हुआ है ओपन और क्लोज, कि कैंडल का प्राइस कहाँ पे खुला और कहाँ पे बंद हुआ। तो ओपन आप नीचे से देखते हैं, क्योंकि प्राइस जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी अपसाइड मूव कर रहा है, इसलिए हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ओपन, उसको आप मान लीजिए 50 रुपये, और क्लोज जो लिखा हुआ है इसको आप मान लीजिए 52 रुपये। लेकिन ये सामने जो एरो मैंने लगाया हुआ है, इस एरो में देखिए छोटा सा एक तीर जैसा बना हुआ है, यानी जो ये बता रहा है कि मारुबुजु कैंडल कितना ऊपर तक गई। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि खुला 50 रुपये पे और बंद हुआ 53 रुपये पे, ठीक है। लेकिन जो मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पे, जो मारुबुजु कैंडल है उसमें आप देखिए ऊपर की तरफ एक छोटी सी पूंछ जैसी बनी हुई है। तो वो पूंछ ये बताती है कि ये स्टॉक का हाई कितना लगा, यानी इस कैंडल का हाई कितना लगा। अब हाई का मतलब ये समझ लीजिए कि 50 रुपये पे कैंडल खुली और गई कहाँ तक, 53 रुपया 20 पैसे। खुला 50 रुपये पे और गया 53 रुपये 20 पैसे पे, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ 53 रुपये पे, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आप देखिए, नीचे मैंने लगाया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम ये बता रहा है कि इस ग्रीन कलर की कैंडल पे लोगों ने कितनी बाइंग करी है, और यहाँ पे आप देखिए अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ है। तो जब भी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है तब वॉल्यूम जो होता है वो ग्रीन कलर का बनता है, जो आपको ये बताता है कि यहाँ पे इस स्टॉक में लोग जो है अब बाइंग कर रहे हैं, तभी इतना वॉल्यूम हो रहा है। दूसरी जो बुलिश कैंडल आपके सामने है, इसका नाम है हैमर पैटर्न या हैमर कैंडल। हैमर कैंडल आपको देखने में बिल्कुल हथौड़े जैसी लगती है, और वो क्यों लगती है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपके सामने चार्ट लगा हुआ है, और चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब क्या है कि सेलर ज़्यादा एक्टिव है, और जब सेलर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो स्टॉक जो है नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सेलर ने जितनी ताकत के साथ माल को बेचा, बायर ने फिर से माल को खरीद के ऊपर की तरफ पहुंचा दिया। इसलिए यहाँ पे मैंने देखिए जो कैंडल बनाई हुई है हैमर कैंडल, यहाँ पे सबसे निचला जो सिरा है इसका मतलब क्या होता है, लो। ओपन जहाँ पे लिखा है मैंने, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, लेकिन सेलर ने फोर्स के साथ इसको नीचे की तरफ ढकेला, तब क्या बन गया, लो बन गया, यानी हैमर का डंडा बन गया। अब आपको देखना है कि हैमर कैसी बना। जब ये डंडा बन गया और लो तक प्राइस चलाया, और लो पे जब प्राइस चलाया तो यहाँ से बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब बायर्स ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया तो ये जहाँ पे ओपन हुआ था उसके ऊपर चला गया, उसके ऊपर चला गया, और बंद कहाँ पे हुआ, जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर में बंद हुआ। तो यहाँ पे क्या बन गया, अब हैमर का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हथौड़ा, वो हथौड़ा बन गया, ठीक है। अब इस चार्ट में आप देखिए कि ये हैमर इसी तरीके से बना है कि सेलर ने फोर्स के साथ माल को बेचा, लेकिन बायर्स ने उससे ज़्यादा फोर्स के साथ माल को खरीद लिया। तो हैमर कैंडल आपको चार्ट में तब देखने को मिलती है जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो,
और जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो और आपको हैमर कैंडल देखने को मिल जाती है, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे अब बायर्स एक्टिव हो गए हैं और यहाँ से अब बाइंग शुरू हो गई। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं डोजी कैंडल। देखिए, डोजी कैंडल जो होती है वो एक प्लस सिंबल जैसी होती है। अब ये प्लस सिंबल जैसी क्यों होती है वो आप समझ लीजिए। जब किसी स्टॉक में बायर और सेलर लगभग लगभग बराबर हों, या 49 बायर हों और 51 सेलर हों, या 51 सेलर हों और 49 बायर हों, उस समय जो कैंडल बनती है उस समय लगभग बायर और सेलर लगभग बराबर होते हैं। तो जब बायर भी बराबर है, सेलर भी बराबर है, तो क्या बन जाता है, ये डोजी कैंडल। यानी जहाँ पे खुला लगभग लगभग बंद हुआ वहीं जाके। अब यहाँ पे आप देखिए हाई लो ओपन क्लोज बना हुआ है। अब मान लीजिए कोई स्टॉक जो है खुलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कैंडल लगी हुई है इससे आप समझ लीजिए। जैसे ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, तो इसमें मान लीजिए कि ये कैंडल खुलती है 10 रुपये पे, 10 रुपये पे खुलती है और हाई लगता है इसका 11 रुपये पे। लेकिन इस कैंडल का लो जो बनता है वो पहुंच जाता है कहाँ पे, 9 रुपये पे। यानी ओपन हुआ 10 रुपये पे, हाई गया 11 रुपये पे और लो कहाँ तक गया, 9 रुपये पे। लेकिन कैंडल आखिरी में बंद कहाँ पे हो रही है, 10 रुपये 20 पैसे पे। यानी बायर और सेलर लगभग लगभग बराबर थे, लेकिन आखिरी में बायर्स थोड़ा सा प्राइस को ऊपर ले जाने में कामयाब हो गए। तो ये इस तरीके की जो कैंडल बनती है उस कैंडल को हम कहते हैं डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल भी आपको एक प्लस सिंबल देती है, यानी एक पॉजिटिव संकेत देती है कि अब जो है स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है या बढ़ सकती है। डोजी कैंडल 100% कन्फर्मेशन नहीं देती है। 100% कन्फर्मेशन के लिए आपको इसके बाद एक कैंडल और बनने का वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डोजी कैंडल के बाद एक कैंडल जो बन गई अगली, वो कौन सी बन गई, हैमर कैंडल। यानी पहले बायर्स थोड़ा एक्टिव थे और जब हैमर कैंडल बनी तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हो गए। तो डोजी कैंडल आपको ये बता रही है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं। तो डोजी कैंडल आपको चार्ट में देखने को कब मिलेगी वो देख लीजिए आप। जब स्टॉक कंसोलिडेशन के फेस में हो, यानी साइडवेज हो, या फिर स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा गिर गया हो, उस समय अगर डोजी कैंडल बन जा रही है और डोजी कैंडल के बाद कोई भी एक बुलिश कैंडल बन जाती है, चाहे वो हैमर हो या मॉर्निंग स्टार हो या फिर मारूबुजू कैंडल हो, तो आप मान लीजिए कि स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के लिए तैयार है। उस समय आप स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने में आपको ईसाई लोगों के क्रॉस जैसा ही देखने को लगता है और ये थोड़ा थोड़ा आपको डोजी जैसा भी लग सकता है। देखिए डोजी में क्या होता है कि बायर और सेलर लगभग लगभग बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि जितने सेलर हैं बायर्स भी लगभग उतने हैं, लेकिन बायर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ ये दिखाती है कि वो प्राइस कितना भी नीचे गिर गया हो, नीचे से प्राइस को ऊपर लाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी मॉर्निंग स्टार पैटर्न में आपको बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखती है इन कंपैरिजन टू सेलर की स्ट्रेंथ। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझिए। अब यहाँ पे देखिए मैंने एरो में कैंडल बनाया हुआ है, ये मॉर्निंग स्टार का। अब आप समझिए कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कैंडल लगी हुई है। ओपन होती है कैंडल 10 रुपये पे और हाई लगाती है 11 रुपये पे। लेकिन जैसे ही 11 रुपये का हाई लगाती है, सेलर फोर्स के साथ माल को बेचते हैं और प्राइस को पहुंचा देते हैं 7 रुपये का। यानी कि यहाँ पे सेलर जो है 11 रुपये के हाई को लो में बदल देते हैं, 7 रुपये का लो लग जाता है।
आज जब 7 रुपए का ये लो लग गया तो यहाँ पे फिर से बायर्स ने स्ट्रेंथ दिखाई और प्राइस को बंद कहाँ पे किया, 10.5 रुपए पे। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3.5 रुपए का मूवमेंट दिखाया बायर्स ने, यानी यहाँ पे बायर्स की ताकत ज़्यादा दिख रही है और जो सेलर थे वो पीछे हो गए और बायर्स जो थे वो आगे हो गए। तो अब आप समझिए कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न में बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और जब बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये मान के चलिए आप कि प्राइस ऊपर जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है, इस चार्ट में भी आप देखिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनने के बाद प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया है। तो जब भी आपको चार्ट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल जाता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मैं बोल रहा हूँ, नीचे की तरफ मतलब जब प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ गिरा हो या फिर स्टॉक रेंज में फंसा हुआ हो, उस समय आपको मॉर्निंग स्टार देखने को अगर मिल जाता है तभी आप ये मानिएगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। और प्राइस अगर ऊपर जा चुका हो उस समय अगर ये बनता है तो ये मॉर्निंग स्टार नहीं कहलाता है, ये कहलाता है हैंगिंग मैन। और इसका कलर जो रहेगा वो रेड कलर का या ग्रीन कलर कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ये नीचे में बन रहा है तब कहलाएगा मॉर्निंग स्टार, ऊपर में अगर बनेगा तो ये कहलाएगा हैंगिंग मैन। ठीक है, तो जब भी आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ज़रूर देखिए, क्योंकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बायर्स की स्ट्रेंथ को दिखाता है और बायर्स में अगर स्ट्रेंथ रहेगी तभी प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो कैंडल आपके सामने दिख रही है, इस कैंडल का नाम है बुलिश हर्मी। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रेग्नेंट लेडी बनी हुई है और उसके अंदर में 2 कैंडल है। पहली जो कैंडल है वो रेड कलर की है और दूसरी जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्राइस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ तो गया, लेकिन नीचे से फिर वो थोड़ा ऊपर की तरफ आया। यानी सेलर ने माल को जितनी ताकत के साथ बेचा, बायर्स भी उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए, लेकिन जिस प्राइस पे खुला वहां तक नहीं लेके जा पाए। अच्छा, इस चीज को कोई एक बायर देख रहा था और वो क्या किया कि उसको ये लगा कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है और प्रमोटर भी ये जान गया कि बायर्स आ गए हैं। तो प्रमोटर्स ने क्या किया कि स्टॉक का जो वैल्यू था उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया और जो बायर था उसने भी ये देख लिया कि प्रमोटर ने वैल्यू को बढ़ा दिया है। तो हुआ क्या कि प्रमोटर और बायर के बीच में जब बार्गेनिंग होती है प्राइस को लेके कि इतने रुपए का नहीं, मैं इतने रुपए का लूँगा और इतना क्वांटिटी में माल लूँगा, तब जो होता है प्रमोटर वो जिस प्राइस पे लास्ट प्राइस बंद हुआ था, यानी कैंडल जो है जहाँ पे बंद हुई उससे थोड़ा सा ऊपर, ये जानते हुए कि स्टॉक मेरा ऊपर जाने वाला है और बायर ये सोच खरीद लेता है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। तो प्रमोटर और बायर के बीच में जो बार्गेनिंग होती है कि मैं इतना स्टॉक लूँगा, इतनी क्वांटिटी में लूँगा, तो प्रमोटर जब किसी एक फिक्स रेट पे बायर को माल दे देता है तब क्या होता है कि माल यानी स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है। यानी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि प्रमोटर ने कहा 15 रुपए का और बायर ने कहा 10 रुपए का, तो प्रमोटर और बायर के बीच में ना 15 रुपया और ना 10 रुपए, बात जो आखिरी में लास्ट में डील हुआ वो हुआ 12 रुपए पे, यानी ना आपकी ना हमारी। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं
कि ना आपकी ना हमारी का सेंस क्या है, ना ओपन प्राइस ना क्लोजिंग प्राइस, दोनों के जो बीच का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला, 12 रुपये या 13 रुपये, जो भी आप अपने मन से एग्जाम्पल में मान सकते हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो इसका समरी यही निकला, इसका रिजल्ट यही निकला कि बायर और सेलर के बीच में जब बार्गेनिंग हुई तो बार्गेनिंग में जो लास्ट वैल्यू निकली वो हाई और लो दोनों के जो बीच का निकला वो निकला। इस तरीके की कैंडल को हम कहते हैं बुलिश हर्मी कैंडल। बुलिश हर्मी कैंडल स्टॉक में जब भी आपको देखने को मिल जाती है तो आप ये मान लीजिए कि बायर्स ने कुछ बड़ी क्वांटिटी में माल खरीदा है, तभी वो ऊपर की तरफ आया है, और आपको नीचे में वॉल्यूम भी देखना चाहिए। जब बुलिश कैंडल बनती है तब वॉल्यूम भी अच्छा खासा होता है। तो जब भी आपको किसी भी स्टॉक में डाउन ट्रेंड या डाउनफॉल के बाद में इस तरीके का पैटर्न देखने को मिल जाए तो आप ये मान लीजिए कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला है। ठीक, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्विज़र बॉटम पैटर्न। तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न देखिए बनता कब है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखिए, जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा हो, ठीक है, तो जो लास्ट वाली रेड कैंडल बन रही है ऊपर से नीचे गिरने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक एरो लगाया हुआ है और बाउंड्री में इसको कवर किया है जो कि ट्विज़र बॉटम पैटर्न है। तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर से नीचे गिरावट हो रही थी और जो लास्ट में रेड कैंडल बनी, ठीक उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और ग्रीन कलर की कैंडल और रेड कलर की कैंडल दोनों का जो लास्ट का लो था वो इक्वल था। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए, जब ऊपर से नीचे गिरावट हो रही थी तो सेलर जहाँ पे माल बेच रहे थे फोर्स के साथ, बायर्स ने वहीं से माल को खरीदना चालू कर दिया। बायर्स ने माल को खरीदना चालू कर दिया और आखिरी में वो प्राइस को नीचे तक तो ले गए, लेकिन पहली वाली जो कैंडल बनी थी रेड कलर की उसके लो से नीचे नहीं ले जा पाए, और बायर्स ने फिर से ताकत के साथ बाइंग की और प्राइस को ऊपर ले जाके छोड़ा। तो इस केस में क्या हुआ कि बायर्स ज़्यादा एक्टिव थे और सेलर कम एक्टिव थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि सेलर जितने थे, अब रेट कम होने की वजह से अब वो बायर में कन्वर्ट हो गए। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपको चार्ट में देखने को मिल जाए कि पहली कैंडल का लो दूसरी कैंडल के लो दोनों इक्वल हो यानी बराबर हो, पहली कैंडल का जो लो बन रहा था दूसरी कैंडल उस लो को तोड़ ना पाए यानी उस लो से नीचे ना जा पाए, उसके ऊपर चली जाए या उसके बराबर रहे, तो इस तरीके का पैटर्न चार्ट में जब देखने को बनता है तो उसको बोलते हैं ट्विज़र बॉटम पैटर्न। अब ये जो चार्ट मैंने लगाया हुआ है ये निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। तो निफ्टी आप देखिए 17,595 से गिरना स्टार्ट की और गिरने के बाद रुकी कहाँ पे, 17,570 पे, जब ये ट्विज़र बॉटम पैटर्न बना। तो ट्विज़र बॉटम पैटर्न जब बना तो आप देखिए निफ्टी 17,570 से 17,604 तक पहुंच गई। यानी ट्विज़र बॉटम पैटर्न चार्ट में आपको ये दिखाता है कि जितनी सेलिंग होनी थी हो गई, अब बायर आ चुके हैं और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ट्विज़र बॉटम पैटर्न चार्ट में देखने को मिल जाता है तो आप ये मान लीजिए कि अब जो है यहाँ से गिरावट थम गई है, अब यहाँ से फ्रेश बाइंग हो रही है और यहाँ से अब स्टॉक या निफ्टी ऊपर जाएगा। अब हम सीखने जा रहे हैं बियरिश कैंडल। बियरिश कैंडल का मतलब होता है कि सेलर की कैंडल। आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है ये चार्ट मैंने लगाया है 15 मिनट टाइम फ्रेम का, और जो कैंडल लगाई हुई ये 1 डे टाइम फ्रेम की कैंडल है। मतलब किसी स्टॉक का प्राइस सुबह के टाइम 100 रुपये का था और मार्केट बंद होते होते उसका प्राइस कहाँ पहुँच गया, 70 रुपये पे, यानी 30 रुपये का जो प्राइस ड्रॉप हो गया, गिर गया। अब इस चार्ट के माध्यम से आपको देखना है कि जब कोई स्टॉक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है या फिर कंसोलिडेशन के बाद अचानक से प्राइस ड्रॉप होने लगा। ठीक है, कभी कभी कंसोलिडेशन के बाद भी प्राइस ड्रॉप होने लगता है, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज में था या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ही
नीचे की तरफ आने लगा। तो यहाँ पे जो कैंडल आपको दिख रही है, ये 3 कैंडल को मैंने मार्क किया हुआ है और एरो से आपको दिखाया भी है कि बियरिश मारुबुजू कैंडल है ये। तो पहली जो कैंडल थी उसमें प्राइस था कितना, 100 रुपए पे। उसके बाद फिर देखिए ये प्राइस नीचे की तरफ गया और फिर थोड़ा सा बायर्स आ गए और प्राइस को कहाँ पहुँचा दिया, 90 रुपए पे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आप 90 रुपए पे यहाँ पे ले लेते तो क्या होता कि प्राइस 100 रुपए से 90 रुपए तो आ गया, लेकिन फिर से जो है सेलर्स जो है एक्टिव हो गए कि सोचिए चलो भैया ऐसा है कि 90 रुपए तो मिल ही रहा है, बेच के किनारे हो जाओ। तो सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए और फिर से देखिए ये बड़ी सी बियरिश मारुबुजू कैंडल बन गई और उसके बाद एक और बियरिश मारुबुजू कैंडल बन गई। तो प्राइस कहाँ पे जाके रुका है, ये 70 रुपए पे रुका है। तो अगर आप मान लीजिए 90 रुपए पे यहाँ पे ले लेते तो आपका 20 रुपए का नुकसान तो एक दिन में ही हो जाता। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होता है जब आप स्टॉक लेने जाते हैं। तो जब तक किसी स्टॉक में बियरिश कैंडल बन रही है यानी सेलर्स की कैंडल बन रही है, तब तक आपको स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस नुकसान से निकलने के लिए आपको लंबे टाइम तक वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर देखिए जब भी आप स्टॉक में एंट्री करने जाते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप देखने में आपको एकदम डोजी जैसा ही लगता है। डोजी कैंडल में लेकिन क्या होता है कि बायर्स और सेलर लगभग लगभग बराबर होते हैं या 19-20 होते हैं, लेकिन स्पिनिंग टॉप में क्या होता है कि सेलर्स ज़्यादा होते हैं और बायर कम होते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे ही समझाता हूँ। अब देखिए ये स्पिनिंग टॉप आपको दिख रहा है। तो स्पिनिंग टॉप कब बनता है, जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया हो और सेलर्स ने अचानक से बेचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेलर्स ने अचानक से बेचना स्टार्ट कर दिया तो देखिए आप ये ऊपर में लंबी सी डंडी है, मतलब प्राइस कहाँ था, एक बार तो ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वहाँ पे फोर्स के साथ में सेलर्स ने माल बेचना शुरू कर दिया और उसको वो कहाँ पे लेके चले आए, इस चार्ट के हिसाब से अगर आप देखिए तो 17,565 का था जब ये कैंडल बनी। ठीक है, ये कैंडल जब बनी है तो वो बनी है 17,560 रुपए पे। ठीक, 17,560 पे बनी और हाई कहाँ तक गया, 17,565 तक। लेकिन सेलर्स ने क्या किया, जब 17,565 पे ये पहुंच गया तो इसको फोर्स के साथ में लगभग 17,555 तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर से बायर थोड़ा एक्टिव हुए और इसको कहाँ पे ले जाके बंद किया, 17,557 या 58 के आसपास आप कह सकते हैं इस चार्ट के में जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या बन गई आपकी स्पिनिंग टॉप, यानी यहाँ पे आपने देखा कि सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे और बायर्स जो है थोड़ा सा यहाँ पे अब डर गए कि प्राइस जो है ऊपर चला गया है, अब यहाँ से ऊपर पता नहीं जाए कि ना जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अगली कैंडल क्या बन गई, फिर से बन गई हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको चार्ट में देखने को मिल जाए तो ये आप मान के चलिए कि गिरावट होने वाली है। और हैंगिंग मैन जैसे ही बना वैसे देखिए 17,565 से स्टॉक कहाँ पहुँच गया, लगभग 17,537 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि स्पिनिंग टॉप भी बना और उसके बाद हैंगिंग मैन भी बना और ये दोनों ही कैंडल जो है ये खतरे का निशान होती हैं। तो स्पिनिंग टॉप जब भी आपको अप ट्रेंड के बाद या स्टॉक में कुछ मूवमेंट हो जाए उस समय अगर देखने को मिल जाता है तो आप उस समय थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और उस समय एंट्री करने के लिए मत सोचिए जब तक कि एक बार गिरावट ना हो जाए, क्योंकि स्पिनिंग टॉप हो या फिर हैंगिंग मैन हो ये दोनों ही बताते हैं कि गिरावट होने वाली है। अब ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है इस पैटर्न का नाम है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन पैटर्न देखने में आपको एकदम हैमर जैसा लगता है, लेकिन हैमर और इसमें बहुत अंतर होता है। हैमर कैंडल जो बनती है वो डाउन ट्रेंड में बनती है, स्टॉक जब डाउनफॉल में हो रहा उस समय बनती है।
और हैंगिंग मैन पैटर्न जो होता है वो स्टॉक जब कोई बहुत ऊपर चला गया हो, कोई स्टॉक अच्छी खासी मूवमेंट दिखा चुका हो, उस समय ये आपके सामने हैंगिंग मैन बनता है। हैंगिंग मैन बनता क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तब जो बायर्स होते हैं उनको ये लगता है कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो उनको ये लगता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो इसमें भी आप देखिए, हाई, लो, ओपन और क्लोज, ये चारों चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे ये कैंडल क्या बन रही है, रेड कलर की बन रही है। और रेड कलर की जब कैंडल बन रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इस समय सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। अब मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से ही समझाता हूँ। हैंगिंग मैन, अब देखिए ये लगातार जो है स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। ये मैंने निफ्टी का चार्ट लिया हो, तो आप स्टॉक का भी चार्ट देख सकते हैं। अब देखिए ये निफ्टी जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी और ये सामने आपका हैंगिंग मैन बन गया। हैंगिंग मैन बनने का मतलब क्या है कि बायर्स अब डर गए हैं कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये सेम जो है हैमर जैसा ही लग रहा है, लेकिन जब ये ऊपर जाने के बाद बनता है तो उसको हम हैंगिंग मैन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन कलर का है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि कलर का कोई खास मतलब नहीं होता, बस डिपेंड करता है कि वो किस पोजीशन पे बन रहा है। अगर वो नीचे बन रहा है तो हैमर कहलाएगा और ऊपर बन रहा है तो हैंगिंग मैन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉक या निफ्टी नीचे से ऊपर की तरफ गया और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे टिक नहीं पाया और वहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को नीचे तक ले आए। लेकिन बायर्स ने भी फिर से कोशिश की एक बार इसको ऊपर ले जाने की, लेकिन सेलर्स ज़्यादा एक्टिव थे और देखिए हैंगिंग मैन बनने के बाद कितनी अच्छी खासी गिरावट हुई। हैंगिंग मैन बना था इस चार्ट के हिसाब से 17,462 रुपये 50 पैसे पे, और ये गिरावट कहाँ पे जाके रुकी है, 17,440, यानी लगभग 22 पॉइंट का गिरावट हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं कि हैंगिंग मैन पैटर्न आपको जब भी किसी चार्ट में या किसी स्टॉक के चार्ट में या निफ्टी के चार्ट में देखने को मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए कि अब गिरावट होने वाली है। ठीक है, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। देखिए शूटिंग स्टार पैटर्न होता क्या है, जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ चला गया हो और जब वो ऊपर की तरफ चला गया हो और लोग अब यहाँ से और ऊपर तक प्राइस को ले जाने में डर रहे हैं, यानी उनको ये डर लग रहा है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि सेलर जो है वो तेजी से माल को बेचने लगते हैं। ये देखने में आपको हैमर जैसा ही लगता है, लेकिन ये उल्टा हैमर होता है। ठीक है, तो ये उल्टा हैमर होता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका प्राइस कहाँ पे खुला और कहाँ तक गया नीचे और कितना गया ऊपर, यानी हाई आप देख रहे हैं, हाई से ये लो की तरफ बहुत ज़्यादा आया है और ओपन जहाँ पे हुआ है और क्लोज जहाँ पे हुआ है इसके बीच में डिफरेंस बहुत कम है। यानी अगर इस कैंडल के हिसाब से आप मान लीजिए तो ये कैंडल मान लीजिए कि 70 रुपए पे खुली और कहाँ तक चली गई, 90 रुपए तक, यानी 70 रुपए पे खुली और चली गई कहाँ पे, 90 रुपए तक। लेकिन ये बंद कहाँ पे हो रही है, 60 रुपए पे, यानी कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं और बायर्स कम एक्टिव हैं क्योंकि प्राइस बहुत ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे आप चार्ट में देखिए कि शूटिंग स्टार पैटर्न मैंने एरो में बनाया हुआ है।
शूटिंग स्टार के बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बन गया। आप देखिए शूटिंग स्टार के बगल में स्पिनिंग टॉप भी है। और इस समय निफ्टी का जो मैंने ये चार्ट लगाया हुआ है, निफ्टी थी 17,424 पे। तो जैसा ही शूटिंग स्टार बना उसके बाद देखिए निफ्टी 17,410 पे आ गई। तो शूटिंग स्टार पैटर्न जब भी आपको चार्ट में दिख जाए तो आप मान के चलिए कि कम से कम 25-30 या 50 पॉइंट तक की गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार पैटर्न भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम सीखने जा रहे हैं ट्विज़र टॉप पैटर्न। ट्विज़र टॉप पैटर्न चार्ट में तब बनता है जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर काफ़ी चला गया हो। तो यहाँ पे देखिए दो कैंडल को मैंने गोला किया हुआ है। तो इसमें जो पहली वाली कैंडल है जहाँ पे लिखा है 1, उस कैंडल का जो हाई था, सेकेंड वाली जो कैंडल बनी हुई है उस कैंडल के हाई को नहीं क्रॉस कर पाए। यानी अगर यहाँ पे आप मान लीजिए कि इसका हाई 70 रुपए का लगा था, तो दूसरी वाली कैंडल का जो हाई है वो 69 रुपीज़ का है, यानी 69 रुपए का है। तो यानी 70 रुपए का जो हाई लगा था, दूसरी वाली कैंडल उसके हाई को नहीं क्रॉस कर पाई, यानी उसके हाई को नहीं निकाल पाई। तो इस केस में क्या हुआ, जो पुराने बायर्स थे वो अब सेलर बन जाएंगे और तेजी से यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब भी आप किसी भी चार्ट में ट्विज़र टॉप पैटर्न देखिए तो आप ये मान लीजिए कि अब अच्छी खासी गिरावट होने वाली है। तो ट्विज़र टॉप बनता कैसे है आप देख लीजिए, जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ चला गया हो और जो लास्ट वाली कैंडल बनी है उसके बाद दूसरी जो कैंडल बनती है उसके हाई को वो नहीं निकाल पाती है। तो जब हाई को नहीं निकाल पाएगी तो यानी फ्रेश बाइंग नहीं हो पा रही है। तो जब फ्रेश बाइंग नहीं हो पा रही क्योंकि प्राइस काफ़ी ऊपर चला गया है, तो लोग बायर्स जो रहते हैं वो अब यहाँ पे माल को खरीदने से डरते हैं, यानी स्टॉक को लेने से डरते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो पुराने सेलर रहते हैं वो तेज़ी से माल को सेल करने लगते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे ही ट्विज़र टॉप पैटर्न बना, अच्छी खासी गिरावट हो गई। ठीक है, ये गिरावट कब रुकी है, जब आखिरी में जाके कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पे हैमर पैटर्न बना है। ये आप देख रहे हैं लास्ट में रेड कलर की कैंडल के बाद जो छोटा सा हैमर बना हुआ है, हैमर पे जाके गिरावट रुकी है। तो ट्विज़र टॉप पैटर्न आपको चार्ट में ज़रूर देखना चाहिए जब भी आप स्टॉक में एंट्री करने जाते हैं। अब यहाँ पे जो हम सीखने जा रहे हैं, इस कैंडल का नाम है बियरिश हर्मी। देखिए बियरिश हर्मी कैंडल चार्ट में कब बनती है, जब कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ अच्छी खासी मूवमेंट दिखा चुका हो, यानी अच्छा खासा कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर चुका हो। उस समय जो बायर्स होते हैं वो बहुत तेजी से, यानी कह सकते हैं आप बल्क में, हैवी क्वांटिटी में जब इकट्ठे ही सेल कर देते हैं तो प्राइस जो होता है वो अचानक से नीचे आ जाता है। यानी जो बड़ी सी कैंडल आपके सामने दिख रही है उसकी ये बीच में आ गया। बीच में इसलिए आ गया कि ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, यानी बायर्स बहुत तेजी से आ गए। और जो पुराने बायर्स थे उनको लगा कि अब प्राइस भाई अच्छा खासा ऊपर चला गया है, अब माल को बेच दो। तो मान लीजिए किसी एक स्टॉक होल्डर के पास इस कंपनी का 5 या 10% या 2% जो भी आप मान लीजिए स्टॉक रहा होगा, उसने अच्छी खासी क्वांटिटी में इकट्ठे ही माल बेच दिया। जब इकट्ठे ही माल बेच देगा तो अचानक से ही प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। तो जैसे ही आपको ये बियरिश हर्मी कैंडल स्टॉक में देखने को मिल जाए तो आप मान लीजिए कि स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट होने वाली है, क्योंकि किसी ने बहुत हैवी क्वांटिटी में माल को सील कर दिया है और प्राइस अचानक से ही देखिए इस बड़ी सी कैंडल के बीचों बीच आ गया, यानी प्राइस अच्छा खासा गिर गया है। तो जब भी आप स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं तो ई कैंडल यानी बियरिश कैंडल को जरूर देखिए, खासकर बियरिश हर्मी कैंडल, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग एक बार में किसी सेलर ने, यानी जो पुराना बायर्स था अब वो सेलर बन गया है, किसी ने सेल कर दी है। तो जब आपको ये कैंडल चार्ट में देखने को मिले तो उस समय आप एंट्री बिल्कुल भी ना करिए, नहीं तो आप अच्छे खासे लॉस में चले जाएंगे
और लॉस में अगर आप चले जाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा प्रॉफिट में आने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन अभी टेक्निकल एनालिसिस ख़त्म नहीं हुई है। जल्दी ही हम टेक्निकल एनालिसिस में और सारी चीज़ें लेके आएंगे, तब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा, मेरा काम पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके साथ मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल का फ़ायदा उठा सकें और वो काफ़ी चीज़ें सीख सकें। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।